नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम बाबा और मैं अपने नए चैनल ज्ञान टॉक से शुभ में आप सबका फिर से स्वागत करता हूँ। आइए पधारिए तेरी बहन जी, आइए पधारिए तेरी बहन जी, बड़े दिनों की बात तेरी बहन जी। आज हम जानेंगे अपने भारत देश के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स जिसमें हमें पता लगेगा कि भारत पूरी दुनिया में अपने रीति रिवाज और सभ्याचार को लेकर दुनिया में क्यों सबसे बेस्ट है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि मेरे चैनल में आप जानेंगे कुछ ऐसे फैक्ट्स और कुछ ऐसी ज्ञान की बातें जो शायद आपने कहीं और किसी और भी यूट्यूब के चैनल पर ना सुनी होगी ना देखी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में भारत देश के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स को लेकर जिसे सुनकर शायद आप फिर से अपने भारतीय होने पर प्राउड फील करेंगे। क्यों करते हैं हम नमस्कार? अक्सर ही बचपन से हमने अपने बुजुर्गों और अपने माँ बाप और अपने बड़े भाई बहनों से ये सुना है कि जब भी कोई बड़ा बुजुर्ग मिले उसे आप प्रणाम कीजिए, नमस्कार कीजिए। तो क्या है ऐसा फैक्ट जिसके पीछे हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते थे कि नमस्कार करना चाहिए? क्यों हमारे देश में ऐसी पुरानी रीति रिवाजों को अभी भी चलाया जा रहा है जिसमें हमें दूर खड़े होकर लोगों को नमस्कार करना पड़ेगा? क्यों हम बाकी देशों की तरह हैंडशेक करके या गले मिलकर विश नहीं कर सकते? भारत देश के पारंपरिक अभिनंदन करने का तरीका जिसे हम नमस्कार कहते हैं। नमस्कार करने का मतलब यही नहीं कि बस दो हाथ जोड़कर किसी को नमस्कार शब्द सुनाना। नमस्कार करने का असली मतलब तो ये है अपने से चाहे बड़ा हो या चाहे छोटा हो, उसको दिल से इज्जत देना, दोनों हाथ जोड़कर उसे हम नमस्कार कहते हैं। योगा में नमस्कार करने के तरीके को अंजलि मुद्रा कहा है। जब भी हम नमस्कार करते हैं तो हमारे दोनों हाथ और दोनों हाथों की उंगलियां जब आपस में जुड़ती हैं तो हमारे मन को काफी शांति पहुंचती है। योगा में और आयुर्वेद में हमारे पांचों उंगलियों का अपना अपना महत्व है। इनकी अपनी अपनी कोई ना कोई ऐसी पहचान है जो हम अभी जानेंगे। फिफ्थ वन, जिसे हम अंग्रेजी में लिटिल फिंगर के नाम से भी जानते हैं, ये रिप्रेजेंट करती है तमस यानी कि डर। फोर्थ वन, जो कि राजस को रिप्रेजेंट करती है, मतलब कि एक्टिविटी। थर्ड वन, जिसे हम अंग्रेजी में मिडल फिंगर के नाम से भी जानते हैं, ये रिप्रेजेंट करती है सत्वा यानी कि रिफाइनमेंट। फोर्थ वन, ये रिप्रेजेंट करती है इंडिविजुअल सोल यानी कि जीवा। और फिफ्थ वन, थंब, जिसे हम हिंदी में अंगूठा कहते हैं, यानी ये रिप्रेजेंट करती है उत्तम आत्मा यानी कि परमात्मा। आइए जानते हैं अपनी पांच उंगलियों को हिंदी में क्या कहा जाता है। कनिष्ठा यानी कि जल, अनामिका यानी कि पृथ्वी, मध्यमा यानी कि आकाश, तर्जनी यानी कि वायु, अंगूठा यानी कि अग्नि। ये पांचों उंगलियां उस तत्व को रिप्रेजेंट करती हैं जिन पांचों तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है और इन पांचों तत्वों की आवश्यकता हमारे शरीर को हमेशा से ही रहती है। नमस्कार का असली मतलब यह भी है कि अपनी अंदर की आत्मा का दूसरी आत्मा से आभार प्रकट करना। नमस्कार करने का सही अपने हाथ चक्कर पे यानी कि अपने हृदय के पास दोनों हाथों को जोड़कर आंखें बंद करके और सिर को झुकाकर नमस्कार किया जाता है। यह है नमस्कार करने की सबसे सही विधि। दूसरा फैक्ट, क्यों करते हैं हम भारतीय राम? क्यों हम एक बार ही राम राम नहीं करते? क्या है राम राम करने की पीछे असली वजह? क्या है दो बार राम राम करने का असली महत्व? देखा जाए तो हिंदी की शब्दावली में सबसे पहले जो अक्षर आता है राम शब्द में वो है र, यानी कि इंग्लिश का आर, जो कि 27 नंबर पे 27वें नंबर पर आता है। और दूसरा अक्षर आता है आ की मात्रा, जो कि दूसरे नंबर पर हिंदी की शब्दावली में आता है। और थर्ड वर्ड राम शब्द में आता है म, यानी कि इंग्लिश का एम, जो कि 25 नंबर पर हिंदी की शब्दावली में आता है। अगर हम इन तीनों अक्षरों का मैथमेटिकल तरीके से जोड़ करें तो तीनों की कैलकुलेशन करके नंबर आता है 54। और अगर हम दो बार राम राम बोलते हैं तो 54 प्लस 54 करने से इक्वल टू बनता है 108 यानी कि 108। तो आप समझ ही गए। हमारे हिंदू धर्म में जब भी हम किसी भगवान की आराधना करते हैं या उनका एकांत में ध्यान करते हैं तो हम 108 मणकों की माला का जाप पूरा करते हैं। और दो बार राम राम बोलने से हम 108 मणकों की माला का एक बार में ही जाप कर लेते हैं। तो ये था दो बार राम राम बोलने का महत्व। तो अब जब भी आप किसी से मिले तो उनको जरूर हाथ जोड़कर राम राम जरूर बुलाइए। वो 3 शब्दों का मेल है, आ और मान। ये तीनों शब्दों का अपना एक एक महत्व है।
जब भी हम ओम शब्द का पहला शब्द बोलते हैं, यानी कि जब हम आ बोलते हैं, तो हमारे पेट से ऊपर का ऊपरी भाग एक्टिवेट हो जाता है। जब हम ऊ बोलते हैं तो हमारे चेस्ट एरिया एक्टिवेट हो जाता है। और जब हम माँ बोलते हैं तो हमारा फेस और हमारा ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है। यानी कि ओम बोलने से, ओम का जाप करने से हमारे मन को शांति तो मिलती है और हमारे शरीर के आधा हिस्सा एक्टिवेट हो जाता है। सबसे अच्छी बात तो यह है कि जब नासा ने कई साल पहले एक एक्सपेरिमेंट चलाया था जिसमें उन्होंने पता लगाया था कि सूर्य देवता से भी कोई साउंड प्रकट हो रहे हैं, तो सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि जब उन्होंने साउंड का मैच निकाला तो वो साउंड हमारे हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण शब्द ओम से काफी मिलती जुलती थी। यानी कि ये प्रूफ हो चुका है कि सूर्य से भी ओम शब्द की ध्वनि प्रकट होती है। ओम शब्द का जाप करने के काफी सारे फायदे हैं। ओम शब्द का जाप करने का ये भी फायदा है कि जब हम सुबह ब्रह्म काल में उठकर ओम का जाप करते हैं तो हमारा शरीर यह इंश्योर कर लेता है कि जितना उसे ऑक्सीजन चाहिए वह जाप करने से उतना ऑक्सीजन उसके अंदर उसको प्राप्त मात्रा में मिल जाता है। तीसरा फैक्ट, हम मंदिर क्यों जाते हैं? हमें क्यों हमारे भारत देश में हर दूसरी गली, हर दूसरे मोहल्ले में एक न एक मंदिर देखने को मिल जाता है? क्या है हमारे देश में मंदिर की इंपॉर्टेंस? चलिए जानते हैं। पुराने समय में मंदिरों को उस एक चुनी हुई जगह में बनाया जाता था जहां पर की धरती से हमें पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिल सके, और वह पॉजिटिव एनर्जी जो कि हमें धरती से मिलती थी वो गर्भगृह में जाकर एकत्रित हो जाती थी। गर्भगृह जहाँ की हम अपने भगवान को स्थापित करते थे। हमारे बुजुर्गों ने ये भी कहा है कि हमें जब भी मंदिर जाना चाहिए तो नंगे पांव जाना चाहिए ताकि हम वो पॉजिटिव एनर्जी और रेडिएशंस को अब्जॉर्ब कर सकें। आदमियों को जब भी मंदिर जाना चाहिए तो उनको अपने पेट से ऊपर का हिस्सा नगन करके जाना चाहिए, क्योंकि आदमियों के बालों में पॉजिटिव एनर्जी अब्जॉर्ब करने की शक्ति होती है। और औरतों को सोना पहनकर जाना चाहिए, क्योंकि सोना सबसे ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी और रेडिएशन अब्जॉर्ब करता है। इसी कारण काफी सारे मंदिरों में सोने के गुंबद भी बनाए जाते थे। पुराने समय से यह भी रूल चला आ रहा है कि मंदिर की बिल्डिंग सबसे ऊंची होनी चाहिए, क्योंकि भगवान मालिक है, भगवान सबसे ताकतवर है, इसलिए उनको सबसे ऊंचा रहना चाहिए। इसी कारण मंदिरों का गोपुरम पूरे के पूरे शहर या गांव में सबसे ऊंचा रहता था। गोपुरम को ऊंचा रखने का यह भी कारण है कि जो बुजुर्ग या जो लोग मंदिर नहीं जा सकते वो सिर्फ गोपुरम को ध्यान में रखते हुए अपने भगवान की पूजा कर सकते हैं। पुराने समय में गोपुरम को पैड़ी से भरा जाता था। पैड़ी यानी कि चावल, क्योंकि जब भी बारिश या मौसम खराब और जब भी बिजली आकर गांव में गिरती थी तो सबसे पहले गोपुरम उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता था, ताकि जो जितनी भी नेगेटिव एनर्जी थी वो सारी गोपुरम की तरफ अट्रैक्ट हो जाती थी, वो जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी थी वो सारी की सारी गोपुरम के आसपास बिखर जाती थी। चौथा फैक्ट, क्यों हम जब भी मंदिर जाते हैं और घंटी बजाते हैं? क्या है घंटी बजाने का असली महत्व? भारत में घंटी बजाकर ही पूजा की शुरुआत की जाती है। घंटी बजाकर हम भगवान को यह संकेत देते हैं कि भगवान जी, मैं आपका भगत आज अपनी इच्छा लेकर आपके द्वार पर आया हूँ। जब भी हम मंदिर में जाते हैं और घंटी बजाते हैं तो हमारे मन को एक अचानक शांति मिलती है और कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज हो जाती है। जब भी हम मंदिर में घंटी बजाते हैं तो मंदिर की घंटी की ध्वनि 7 सेकंड तक वायु में रहती है और उस 7 सेकंड में हमारे शरीर के 7 एनर्जी पॉइंट्स को एक्टिवेट जरूर कर देती है। अगर घंटी सही तरीके से सही धातु के मिश्रण से बनाई गई हो तो वो ओम की ध्वनि भी प्रकट करती है। पांचवा फैक्ट, क्यों हम भारतीय धरती पर ही बैठकर खाना खाते हैं? क्या है धरती पर बैठकर खाना खाने के फायदे? जिस पोजीशन में नीचे बैठकर हम खाना खाते हैं उसे सुखासना कहा जाता है। इस आसना में बैठते ही हमारे शरीर को एक संकेत जाता है कि हमारी बॉडी रेडी है डाइजेस्टिव प्रोसेस के लिए। जब भी हम खाना खाते समय हाथों से खाने को मुंह तक लेकर आने और बार बार ऊपर नीचे होने की प्रक्रिया करते हैं, इस प्रक्रिया से खाने को फास्ट डाइजेस्ट करने में मदद मिलती है। सुखा आसना में बैठकर खाना खाने और फिर उठते समय घुटने ज्यादा काम करते हैं और इसी प्रक्रिया से आर्थराइटिस का खतरा भी दूर होता है। तो हमने ये तो जान लिया क्यों हम भारतीय नीचे बैठकर खाना खाते हैं। तो चलिए 6 पॉइंट भी जान लेते हैं। क्यों हम भारतीय खाना खाने से पहले हमेशा तीखा से ही शुरुआत करते हैं और खाना खाने के बाद मीठे से अंत करते हैं। हमारे पूर्वजों का कहना था कि खाना हमेशा तीखे से शुरू करना चाहिए
और मीठे से खाते थे, क्योंकि तीखा खाना खाते ही बॉडी कुछ डाइजेस्टिव जूसेस और एसिड्स को एकत्रित करती है, जिससे कि खाना जल्दी और अच्छे से पच जाए। क्या आपने कभी नोटिस किया है, जब भी हम खाना खा लेते हैं तो खाना खाने के बाद भी हमें कुछ ऐसा तलब लगी रहती है कि शायद चलो कुछ मीठा खाना चाहिए। मीठा जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट्स और ग्लूकोज की मात्रा होती है, खाने के अंत में खाने से डाइजेशन भी अच्छा हो और हमारे दिमाग और शरीर को संकेत जाता है कि अब मैं संतुष्ट हूँ अपने खाने से। मीठा खाने का ये मतलब नहीं है कि हम बाहर की दुकानों की कोई भी मिठाई खा लें या चीनी खा लें या फिर हम चॉकलेट खा लें। अगर आपको मीठा खाना ही है तो या तो आप शक्कर खा सकते हैं या आप गुड़ खा सकते हैं। गुड़ और शक्कर नेचुरल है और हमारे शरीर में कुछ ऐसे गलत फैट्स भी नहीं प्रोड्यूस करते जिससे कि हमें कल को बीमारी है। और वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपके साथ अपने दिल की बात शेयर करना चाहूँगा। ये बात हमारे भारत देश के नाम भारत से जुड़ी है। मेरा अपना मानना ये है कि जब हमारे देश का नाम भारत, जो कि हमारे पूर्वज राजा भारत के नाम से रखा गया था, इतना सुंदर और इतना अच्छा नाम भारत हमें उनके नाम से, उनके विरासत से हमें मिला था, तो क्यों हम उन लोगों का दिया गया वो नाम अपनाते हैं, अपने नाम के साथ जोड़ते हैं, जिन लोगों ने, जिस देश ने हमारे ऊपर 200 साल तक राज किए। आज भी हम उन्हीं का दिया हुआ नाम अपने नाम के साथ जोड़ते हैं और हम प्राउड फील करते हैं कि हम इंडियन हैं। जबकि हमारे देश का नाम भारत था, हिंदुस्तान था। क्या आज भी आप उन्हीं लोगों का दिया गया हुआ नाम अपनाना चाहते हैं, उन्हीं के दिए गए नाम से जानना चाहते हैं? मैं किसी पर जबरदस्ती नहीं करना चाहता। सबके अपनी राय है, सबकी अपनी पसंद है, सबका अपना दिमाग है। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो इस बात पर जरूर इम्प्लीमेंट कीजिए। मैं हमेशा से ही एक भारतीय था, भारतीय और भारतीय ही रहूंगा। मुझे प्राउड है मुझे गर्व है अपने इस भारत देश के नाम। मैं किसी भी समुदाय के लोगों का नाम अपनाना नहीं चाहता जिन्होंने हमारे ऊपर 200 साल राज किया हो, जिन्होंने हमारे लोगों को इतना दुख और कष्ट पहुंचाया। ये मेरी अपनी दिल की फीलिंग है, दिल की बात है। अगर आपको अच्छी लगे तो जरूर इम्प्लीमेंट कीजिएगा, जरूर अपनाइए और आज से हमेशा से अपने देश का नाम भारत और अपने आप को भारतीय कहकर ही संबोधित कीजिए। तो चलिए दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको अपने देश भारत के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स बताए जो शायद आपको, जिसमें से कुछ पता भी होंगे और कुछ नहीं भी पता होंगे। अगर आपको कुछ भी एक या दो फैक्ट्स ऐसे नए सुनने को मिले तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में जिसमें आपको अपने देश भारत और भारत की संस्कृति के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स लेकर जो शायद आपको ना पता हो, वो आप उनसे वंचित ना रह जाए। तो ऐसे फैक्ट से आप कहीं दूर ना रह जाएं, इसलिए आप मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सबके साथ, ताकि भारत देश के बारे में जो भी अच्छी बातें हैं, जो भी सब उनको प्राउड फील करवाती हैं, वो सबके पास पहुंचनी जरूर चाहिए। तो वीडियो के अंत में आपसे विदा लेता हूँ और दुआ करता हूँ आप मेरे चैनल को जरूर